आज हम युवा परिवारजक गौरव आनंद जी के साथ बैठे हैं, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारत का भ्रमण किया। देश भर में राष्ट्रीय एकात्मता के नाते जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया, उन तीर्थ स्थानों पर गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। आपने पूरे देश का भ्रमण किया। आप एक सन्यासी भी हैं, एक स्वयंसेवक भी हैं, एक युवा भी हैं। आपने किस आधार पर भारत का भ्रमण किया, क्या सोच रही है आपकी? भाई साहब, यात्रा के संदर्भ में मेरा इतना विचार था कि मैं जैसे शिक्षा अध्ययन के उपरांत किसी सामाजिक संगठन का स्वयंसेवक बना, वहाँ कार्य किया। इस दौरान मेरे मन में ये था कि हमें जिस देश की सेवा करनी है, जिसके बारे में हमने पुस्तकों में पढ़ा, माता पिता ने सिखाया, गुरुजी ने बताया, दोस्तों से परिचर्चा की, फिर संगठन के कारण अपने अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बताया, उस भारत को जो किताबों में पढ़ा है, लोगों के मुंह से सुना है, उसका एक बार मौलिक स्वरूप देखना। वो उसके लिए मैंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और यात्रा का मैंने नाम रखा मेरा देश मेरा संदेश। तो मेरा देश ही मेरा संदेश है, अर्थात एक शब्द में भारत संदेश है। तो भारत के संदर्भ में हमने एक भूमिका जो तैयार की कि रत्नाकराधोत्पदाम हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाभ्याम वंदे भारत मातरम्। और इसकी पुष्टि वेद का दूसरा वाक्य एकम शब्द विप्रा बहुधा वदन्ति करता है। ऐसा करते हुए पूरे भारतवर्ष का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इन सारे विषयों का अध्ययन करना, साथ में गाय, गंगा, गायत्री, प्रकृति आधारित कृषि, हिंदूनेस भारत 2047, युवा, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, इन सारे विषयों पर गोष्ठी मिलन सम्मेलन करना, स्वच्छता, नागरिक अनुशासन, इन विषयों पर कॉलेज में, सिटीज में, सिविल सोसाइटीज में छोटे छोटे संकल्प दिलाना लोगों। कहते हैं कि भारत जंगल, जमीन, जानवर, जो सांस्कृतिक एक अवधारणा है भारत की, उस भारत में कहते तो हैं कि भारत माता ही धरती माता है। और इस वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेकर के, एकात्मवाद की संकल्पना को लेकर के आज पूरा देश काम कर रहा है। ऐसे में आपने भारत भ्रमण किया। आप बहुत दिन तक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, मेघालय में रहे। तो वो कहते हैं कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत एक है। आपने उसको अनुभव भी किया। आप पूर्वांचल में रहे, उसका क्या अनुभव रहा? भाई साहब, इस संदर्भ में मेरा इतना कहना है कि भारत जो है वो भाव से जुड़ा हुआ देश है। किसी भी देश को जो जोड़ने के प्रमुख जो वहाँ के अवयव हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि भाषा, भूषा, भवन, भजन, भोजन, भाव, इन सारी चीजों का निर्धारण भूगोल से होता है। हिमालय का भूगोल ठंडा है, वहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं अलग हैं, तो वहाँ का खान पान, रहन सहन अलग है, मैदान का अलग है, सागरी तटीय क्षेत्रों का अलग है। लेकिन भारतवर्ष जो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, ऊपर त्रिविष्टक से लेकर नीचे श्रीलंका तक, यह पूरा भारत जो है वो भाव से जुड़ा हुआ है। बीच में हम सारे लोगों ने अनेक सारे ग्रंथों में, आधुनिक पुस्तकों में भी पढ़ा कि भारत जो है, भारत को मुगलों ने जोड़ दिया, भारत खंडित था छोटे छोटे पार्टों में। फिर हम आगे पढ़े कि भारत को अंग्रेजों ने जोड़ा, रेल बनाकर, टेलीविजन चला के, या फिर डाक व्यवस्था करके। लेकिन भारत इससे नहीं जुड़ा हुआ है। भारत जो है वो भारत भाव से जुड़ा है, और उस भाव का माध्यम जो है भारत के साधु हैं, संत हैं, भारत के व्यवसायी हैं, और भारत का ये जो एक प्राकृतिक वातावरण है, जिसके संदर्भ में एक संस्कृत का श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यत्र सन्ति। इस पूरी प्राकृतिक संरचना के मध्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो स्वतः प्राकृतिक रूप से एक दूसरे लोगों से जुड़े हैं। उनका एक, मुझे लगता है लगभग एक प्रकार का उनका जो उनकी प्रकृति है, जो उनका नेचर है, लगभग एक जैसा है। कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्र था, रहेगा। और जो संतों की बात आपने किया, शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, 4 दिशाओं में बनाए। और जो आदि महादेव हैं, जिनके पूजा भगवान राम ने भी किया और जिनकी पूजा रावण ने भी किया, नेपाल से लेकर के दक्षिण में रामेश्वरम तक सब जगह सर्वमान्य प्रकृति पूजक भी करते हैं, तो मूर्ति पूजक भी करते हैं। ऐसे महादेव की कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, जो मान लीजिए। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की जो बात होती है, आपने कहीं दर्शन किसके किए? जी, मैंने पूरे इस दौरान मैंने ऐसे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। हिमालय में मैंने यमुनोत्री से लेकर धारचूला तक की पग यात्रा की है। हिमालय में मैं एक राजस्थान के बाबा जी थे, गुजर बाबा, उनके साथ ऐसे लगभग 5 महीने मैंने घोर एक अघोरी की तरह, तपस्वी की तरह
जो एक छोटा सा वस्त्र होता है, सफेद वस्त्र, उसमें पूरा जीवन व्यतीत किया। इतना है कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत जो है वो बहुत सांस्कृतिक रूप से भारत बहुत विविध है, बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, बहुत समृद्ध है, और लेकिन भारत अनुशासनगत दृष्टि से और थोड़ा सा संसाधन की दृष्टि से हम कमजोर हैं। हम एकात्मता की बात कर रहे हैं, आप मेघालय में भी रहे और धारचूला की बात कर रहे हैं, दक्षिण में भी गए हैं। यहाँ कहा जाता है कि हजारों प्रकार की जातियाँ, संस्कृति, समुदाय, खान पान, फिर भी इसमें एकात्मता के सूत्र आपको कहाँ दिखाई दिए? एकात्मता का स्रोत मैंने क्या देखा, वो भाव जो है भारत के लोगों के मध्य में। और ये जो पूरी भूमि है ना सर, जो हिमालय के नीचे की जो पूरी भूमि है, और सागर, जो हिंद महासागर और अरब सागर की जो ये पूरी भूमि है, यहाँ के लोगों का स्वभाव ही एक जैसे है। हमारी भाषा अलग होती है, लेकिन हमारी लगभग मैंने ये चीज अनुभव किया है कि मैं छोटा सा अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं मेघालय में कार्य किया। मेघालय के जितने हमारे भाई बंधु हैं, उसमें से अधिकांश जो जनजाति भाई हैं हमारे, उनमें से अधिकांश लोग, मोर देन 85% लोग वो ईसाईयत में मतांतरित हो चुके हैं। तो संगठन के संघ के कार्य के नाते हम लोग सबसे मिलते जुलते हैं, समाज का काम करते हैं लोग। एक चीज मैं देखता हूँ कि जो है वो ईसाई परिवार हो, हिंदू हो, या जो भारत का सनातनी जैसा जितने परिवार हैं, उन परिवारों में अलग अलग पूजा पद्धति के मानने वाले लोगों में भी जो एक भक्ति का भाव है, जो एक अध्यात्म का भाव है, 60+ उम्र के लगभग सभी माताओं में मैं उस अंकुरण को देखता हूँ, पुरुषों में भी देखता हूँ। उनके यहाँ जाने के बाद वो बड़े स्नेह के साथ जो भी उनकी पूजा पद्धति, उसके अनुसार आपको वो कोई न कोई आशीर्वाद देंगे, उनके उसके अनुसार कोई न कोई आपके लिए वो यशपूर्ण कामना करेंगे। कहते हैं कि भक्ति की, वैसे ही देशभक्ति की बात है, भारत भक्ति की बात है। हमको भी देखने में आता है कि जब क्रिकेट का मैच होता है, भारत पाकिस्तान से मैच होता है, एकदम से देशभक्ति का जोर आ जाता है, और पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर भारत जीतता है तो उसी प्रकार का हर्षोल्लास मनाया जाता है, चाहे वह विश्व कप जीते या ऐसे खेलों में भी। तो भारत भक्ति भी युवाओं के अंदर आ रही है। आप देश के नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत के या पूरे देश के अपने नौजवानों को इतना कहूँगा, हमें जिस देश की सेवा करनी है, जिनको हमने पुस्तकों में पढ़ा, माता पिता से सीखा, गुरुजन से सीखा, दोस्तों से सुना, उस भारत को खंडशः अगर हम थोड़े थोड़े कुछ भारत का प्रत्यक्ष अनुभव ले सकें। जैसे क्या है कि पूर्व में जब मैं पूर्वोत्तर भारत नहीं गया था, तो मुझे नहीं पता था कि हमारे पूर्वोत्तर में रहने वाले जो भाई बहन हैं, जो इंडो बर्मन ट्राइब्स के हैं, नाक चट्टी आके छोटी, तो हम सामान्य रूप से उनको नेपाली या फिर हम उनको दूसरा राष्ट्र जो है चाइना का समझते थे। लेकिन अभी मुझे पता लगा कि भारत में से 2 प्रकार के हमारे ही भाई बंधु हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ रहने के कारण उनकी शारीरिक बनावट थोड़ी अलग हो गई है। तो मैं इतना कहूँगा, भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत को विश्व विजयी बनाने के लिए, भारत की एकात्मता के सूत्र में एक छोटा सा अंकुरण बनने के लिए एक बार भारत को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इसलिए पूरे भारत का नियम यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के अनुसार हो। जैसे मैंने बताया कि हिमालय जो है, हिमालय में ठंडक होती है, वहाँ का भौगोलिक संरचनाएं अलग हैं, इसलिए वहाँ के नियम कानून अलग हो जाते हैं। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, मेघालय में किसकी छुट्टी होगी? वहाँ पर सामान्य रूप से ज़्यादातर ठंडी की छुट्टियों का एक लंबा अंतराल होता है, जैसे हमारे गर्मी की छुट्टियाँ। तो वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, उसको जानकर भारत के वैविध्य स्वरूप को स्वीकार करते हुए हम सारे लोग भारत को विश्व विजयी बना सकते हैं। विश्व विजयी की ये क्या संकल्पना है? क्यों विश्व विजयी बनना चाहते हैं? विश्व विजयी का संदर्भ यह है कि हम जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विश्व विजयी के संदर्भ में हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। उनमें से हम सारे लोग जो हैं, वैसे तो पूरा संसार पूरा परिवार है, लेकिन हम भारत के लोग जो हैं, हम मानव जीवन में अगर आए हैं तो अपने जीवन की उच्चतम ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूरे राष्ट्र की, पूरी दुनिया के जीवन को कैसे सरल कर सके, उन्हें कैसे समृद्ध बना सके, उनके लिए कैसे प्रेरणा के स्रोत बन सके। वो उच्चतम ऊर्जा क्या है? वो उच्चतम ऊर्जा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें लगता है कि हमारा ये जो मानवीय जीवन है, इस जीवन में हम सारे लोग हैं, इस जीवन में हर प्रकार की ऊर्जा है। और एक व्यक्ति, इसलिए मैं कहता हूँ वट एवर द थिंग्स विल कम इन आवर माइंड, इट शुड, ये निश्चित रूप से पूर्ण होगी। जो भी हमारे मस्तिष्क में आएगा वो जरूर पूरा होगा। एक आध्यात्मिक भारत बनाने के लिए, एक सांस्कृतिक भारत बनाने के लिए, एक जो
आध्यात्मिक ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा की जो महाराज जी बात कर रहे हैं, और जो हम नित्य सिद्ध प्रार्थना में कहते हैं कि सुशीलम जगद्वेन नम्रम भवेत, इस जगत को सुशील बनाना है, तो महर्षि पतंजलि ने 16 शील की बात किया है, महात्मा बुद्ध ने पंचशील की बात किया, महावीर स्वामी ने सप्तशील की बात किया। यहाँ का मनुष्य, दुनिया का मनुष्य मानवता के नाते सुशील बने, क्रियाशील बने, विनयशील बने, ऐसे एक सुशील युवा की हमारी संकल्पना पूरी हो। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद।